गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? गुड मॉर्निंग सर। नहीं सर। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं सर। चलो भाई, थोड़े से क्वेश्चन कर लिए जाए। थोड़े से क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा आगे बढ़ एक चीज आपको समझानी पड़ेगी मुझे। कल मैंने आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के फॉर्मूले बताए थे, इसमें किसी को कोई दिक्कत? हाँ, जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के फॉर्मूले बताए थे, इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत? बताओ, कोई दिक्कत नहीं इसमें? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं फिर यहीं से। हेडिंग डालो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, हेडिंग डालो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस या लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। कुछ लोग इसको लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस भी कहते हैं। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या है? जितना भी वॉल्यूमेट्रिक के सवाल हैं उन सबको सॉल्व करने का एक ही मंत्र है और वो है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। हर जगह लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ही लगता है। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि कोई रिएक्शन थी। मान लो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट ए था, दूसरा रिएक्टेंट बी था, तीसरा रिएक्टेंट सी था, और जो प्रोडक्ट बन रहे थे मान लो वो कुछ कैपिटल डी बन रहे थे और मान लो साथ में कुछ ई प्रोडक्ट बन रहा है। तो आपको रिएक्शन की शक्ल देखकर पता चल रहा है कि 3 लोग रिएक्ट कर रहे हैं और 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, यानी 3 रिएक्टेंट्स हैं और 2 प्रोडक्ट्स हैं। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के जो रिएक्शन बेस्ड सवाल हैं वो मोल मेथड से भी सॉल्व करे जा सकते हैं, जो आपने मोल में पढ़ा था। पर मोल में एक दिक्कत थी, हमेशा रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? बैलेंस्ड। पहले तो रिएक्शन के प्रोडक्ट लिखो, फिर रिएक्शन को बैलेंस करो। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का सबसे बड़ा फायदा है कि अनबैलेंस रिएक्शन से भी हम आंसर निकाल सकते हैं। यहां पर बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, अनबैलेंस रिएक्शन से भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर कोई रिएक्शन लिखी हमने, उसको अभी बैलेंस भी नहीं किया, ये रिएक्टेंट है, हमको मालूम है इनको मिलाओ तो ये बनता। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंट क्या कहता है? लॉ ऑफ इक्विवेलेंट कहता है कि अगर ये लोग रिएक्शन कर रहे हैं तो फॉर कंप्लीट रिएक्शन, अच्छा, अगर ए बी सी रिएक्ट कर रहे हैं तो ये लोग कुछ ना कुछ खर्च हो रहे होंगे। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंट कहता है जितने इक्विवेलेंट ए के खर्च होंगे उतने ही बी के खर्च होंगे और उतने ही सी के खर्च होंगे। मतलब अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर इक्विवेलेंट ऑफ बी बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सी। यानी जितना इक्विवेलेंट ए खर्च होगा उतना ही बी खर्च होगा और उतना ही सी खर्च होगा। अच्छा, रही बनने की बात, तो बन रहा है डी और ई, तो ये कहता है कि उतना ही इक्विवेलेंट डी बनेगा और उतना ही इक्विवेलेंट ई का बनेगा। बस एक लाइन का मंत्र है। यानी आप ऐसे भी कह सकते हो कि किसी रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होंगे उन सब के ग्राम इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक, एक बात याद रखिएगा, यहां पर कुछ लोग इक्विवेलेंट नहीं, कुछ लोग एमईक्यू लिखते हैं। एमईक्यू मतलब समझते हो? मिली इक्विवेलेंट। तो वो ऐसे लिखते हैं कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर एमईक्यू ऑफ बी और बराबर
MEQ ऑफ C यानी मिली इक्विवेलेंट ऑफ C बराबर, हर जगह MEQ लिखते हैं। कल आपको बताया था इक्विवेलेंट में वॉल्यूम किस में होता है बेटा? लीटर में। मिली मतलब वॉल्यूम किस में लिया गया, जल्दी बताओ? मिलीलीटर में। मिली मतलब जब वॉल्यूम ml में होगा तो ml में रख दोगे डायरेक्ट तो आएगा मिली इक्विवेलेंट। ये बेसिक लॉ है कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट्स हमेशा ही हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, या जितना इक्विवेलेंट खर्च होता है उतना ही इक्विवेलेंट प्रोडक्ट का बनता है। कोई डाउट इस बात में? फटाफट नोट कर लो। चलो भाई फटाफट नोट करो। फटाफट नोट कर लो। थोड़ा सा नीचे कर दीजिए स्लाइड। और थोड़ा सा तो कुछ है ही नहीं यार उसके ऊपर। नहीं सर, वो जो, हाँ बस छोड़ दीजिए। फटाफट नोट करो भाई। वैभवी बेटा ठीक है बच्चे? तहजीब ठीक है बेटे? यस सर। अलसिफा ठीक है बेटा? निधि यस सर। ठीक है बेटा? यस सर। युवराज ठीक है बेटा? ठीक। देखो भैया, तुम्हारे सिलेबस में मैं आपको बता दूं इक्विवेलेंट वेट और वॉल्यूमेट्रिक एनसीईआरटी में लिखी भी नहीं, तो जितना मैं बता रहा हूं उतना ही आएगा, अगर आएगा तो भी। ठीक, उससे आर बार पढ़ने की जरूरत आपको है नहीं। ठीक, तुम्हारे सिलेबस में जो वॉल्यूमेट्रिक के सवाल आते हैं वो दो तरीके के आते हैं, यानी जो टाइट्रेशन के सवाल आते हैं। वॉल्यूमेट्रिक के सवाल को बोलते हैं भाई ये टाइट्रेशन का सवाल है। जो टाइट्रेशन के सवाल होते हैं वो दो तरीके के हैं तुम्हारे सिलेबस में। कौन कौन से दो तरीके बात आई भाई? एक आता है तुम्हारे सिलेबस में जिसमें किसी एसिड की रिएक्शन बेस से कराई जा रही हो, एसिड बेस रिएक्शन सवाल, यानी इसमें एक एसिड एक बेस से रिएक्ट करे, पहले टाइप का सवाल। दूसरे टाइप के सवाल जो आते हैं वो आते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन के। अब रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है अपने पास रिड्यूसिंग एजेंट, है ना? तो इसमें क्या करते हैं भाई, ये दो लोग हैं रिएक्ट करने वाले, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। दोनों के इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट बराबर कर दीजिए। यहां लॉजिक लगता है कि इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ये लॉजिक लगता है। अच्छा, यहां दो लोग कौन है? एक एसिड है, बेस है, तो यहां लॉजिक लगेगा कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस, बस ये लॉजिक लगेगा। तो जो भी लोग रिएक्ट कर रहे हैं उनके इक्विवेलेंट बराबर होंगे। अच्छा, इसको याद करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, जो भी लोग रिएक्ट कर रहे हैं ए या बी, इक्विवेलेंट दोनों के बराबर होंगे, बस बराबर कर देना है, आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। अच्छा, अब इससे पहले बताइए, कल मैंने आपको कुछ एन फैक्टर याद कराए थे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के, क्या आपको वो याद है? यस बताइए, याद है सबको? बताइए।
देखो KMnO4 था, K2Cr2O7 था, H2O2 था, K2CrO4 था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताओ भाई, याद है? देखो कॉपी फटाफट। Yes, sir. Yes, sir. साक्षी, तुमको याद है भाई? याद है तुमको? सब लोग टाइप करो फटाफट। याद है? तैयार? देखे थे फॉर्मूले वो दोबारे? फटाफट टाइप करो। देखा था वो फॉर्मूले दोबारे सब लोगों ने? बिना उनके काम नहीं चलेगा। कल भी मैंने कहा था कि वो फॉर्मूले भैया तैयार होने चाहिए। आयुषी, युवराज, Yes, sir. आकांक्षा, आकांक्षा, चलो सब लोगों को तैयार है? आप लोगों ने एक बार देखे हैं? चलो भाई ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब थोड़े से करते हैं क्वेश्चंस। बेहद इजी, जैसे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं और एक लाइन के क्वेश्चंस हैं सब। एक क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ, क्वेश्चन लिखिए कॉपी फटाफट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ how many moles of how many moles of acidified KMnO4 is required to oxidize 20 mole of Ki? How many mole of acidified KMnO4 is required to oxidize 20 mole of Ki? अच्छा बताओ यहां कौन कौन है रिएक्टेंट? मुंह खोलो जल्दी बोलो। Okay. कौन कौन है रिएक्टेंट? एक तो KMnO4 की रिएक्शन किससे कराई जा रही? जल्दी बोलो। KI से। अच्छा, जैसे बता रहा हूं वैसे लिख लिया करो, आसान रहेगा। KMnO4 के मोल निकालने हैं। हाउ मेनी मोल्स, तो KMnO4 के मोल निकालने हैं। अच्छा लिखा है KMnO4 इन एसिडिफाइड, यानी एसिडिक मीडियम। जरा बताओ KMnO4 का एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर क्या होता था? 5. कितना होता था? 5. एन फैक्टर कितना होता था? 5। अब KI के मोल दिए हैं, कितने मोल दिए हैं KI की बताओ जरा? 20 मोल KI दिया ना, ये दिया है 20। ठीक, KI का एन फैक्टर कल आपको याद कराया था, कॉपी देखो। भाई दाओ KI का एन फैक्टर कितना? 1. भाई KI का एन फैक्टर कितना था बताओ? 1. अच्छा, तुमको मैंने बताया वॉल्यूमेट्रिक के सवालों में सिर्फ एक मंत्र याद रखो, जो भी लोग रिएक्ट कर रहे हैं उनके इक्विवेलेंट बराबर कर दो या मिली इक्विवेलेंट। कौन कौन रिएक्ट कर रहा है यहाँ? KMnO4, तो तुम लिख दो इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KI। अब भाई वो जो 4-5 फॉर्मूले हैं उनका यूज आपको करना पड़ेगा।
कल आपको बताया था कि जब मोल मालूम हो तो इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला होता है, सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला, मोल इनटू एन फैक्टर, याद है क्या? मोल्स इनटू एन फैक्टर। चलो, KMnO4 के कितने मोल लगेंगे 20 मोल KI के लिए, ये निकालना है। तो अपन मान लेते हैं कि इसके X मोल लगेंगे, मान लेते हैं इसके X मोल लगेंगे। हेलो हेलो हेलो, अरे बोलोगे भाई? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक ठीक है ठीक 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 है ठीक ठीक है, ओके ठीक ठीक, वही बात है, इसीलिए कह रहा था सर वो रखा है। अब कल दोपहर का खाना नहीं, वही खा लेंगे। हैं? देख लीजिए पहले क्वांटिटी कितना है, नहीं, हम ठीक। खा लेंगे। देखिए तो भैया इसके मोल मान लीजिए X, अगर X माना तो मोल इनटू इसका n फैक्टर 5 बराबर इक्विवेलेंट ऑफ KI, तो मोल दिए हैं 20 और KI का n फैक्टर हुआ 1, तो दोनों तरफ मोल इनटू n फैक्टर लगा दिया, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा दिया। X बराबर बताओ यहां से कितना आ जाएगा, क्या 4 आ गया आंसर? बस यही आंसर है, हो गया। यानी 20 मोल KI के लिए 4 मोल KMnO4 चाहिए, खत्म, आंसर हो गया, यही आंसर, नोट कर लो। नोट कर लो फटाफट। भैया नोट कर लिया, नोट कर लिया, यस सर। कोई दिक्कत इसमें? हो सर। नो सर। चलो अब एक सवाल लिखो, लास्ट के 2 लेक्चर में जो एन फैक्टर बताया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर वो याद रहा तो सब फटाफट सवाल हो जाएंगे, सवालों में कोई दिक्कत है ही नहीं। बस सिंपल इसी तरीके के सवाल करने हैं कि इक्विवेलेंट बराबर कर देना, देख लेना कौन सा फार्मूला लगेगा। लिखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 are required to oxidize 1 mole of ferrous oxalate। ferrous oxalate, देखो जल्दी बताओ किसकी किसकी रिएक्शन हो रही, फटाफट बताओ हमको, किसकी किसकी रिएक्शन हो रही है? KMnO4 की और फेरस ऑक्सलेट। फेरस ऑक्सलेट मतलब हुआ FeC2O4, जब Fe+2 में हो तो बताया था उसको फेरस बोलते हैं, है ना। अब बताओ एक बात बताओ, किसका मोल निकालना है, बोलो। इसका मोल अपनी तरफ से मान ले X मोल, भैया मोल निकालना है तो समझ में आ रहा है कि इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगेगा मोल इनटू n फैक्टर। अब एसिडिक मीडियम फिर से कह रहा, बताओ एसिडिक मीडियम में n फैक्टर 5,
फेरस ऑक्सिलेट के कितने मोल दिए हैं? 1 मोल। 1. अब कोई बताएगा मुझे फेरस ऑक्सिलेट का एन फैक्टर? बताओ, कौन बताएगा मुझे? 2. हाँ? 3 था सर. इसका भैया एन फैक्टर 3 होगा। पूछो क्यों? तुमको बताया था कि फेरस ऑक्सिलेट स्पेशल केस में कराया था। फेरस कन्वर्ट होता है फेरिक में, ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सिलेट ऑक्सीडाइज होता है CO2 में। और कहा था जब दो लोग ऑक्सीडाइज करें तो टोटल एन फैक्टर दोनों एन फैक्टर का क्या होता है? सम। बताया था? बोलो, बताया था? Yes sir. तो यहाँ 2 नहीं 3 होगा। भयंकर गलती बच्चे करते हैं, रट लो। फेरस ऑक्सिलेट कहीं टाइट्रेशन। अब तुम लोग मालूम क्या देख रहे होगे? तुम लोग देख रहे होगे इसको सॉल्ट की तरीके, पर यहाँ ये काम कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके। क्यों? KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो KMnO4 तो ऑक्सीडाइज करेगा। अब फेरस भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सिलेट भी हो जाएगा, तो वही वाली रिएक्शन हो जाएगी। दोनों के इक्विवेलेंट बराबर कर दें, बोलो। तो यहां मोल इंटू एन फैक्टर लगाएं, यानी x इंटू 5 बराबर 1 इंटू 3। बोलो आंसर। x बराबर 3/5 यानी कि 0.6 मोल। ये आंसर हो गया इतना। फटाफट नोट करो भाई। समझ में आया सबको? बताइए Yes. भाई। Yes sir. बहुत इजी है। साक्षी, तुमको समझ में आया बेटा? साक्षी शर्मा, दोनों साक्षी बताओ फटाफट। Yes sir. एक साक्षी बोलती Yes, रही। sir. बोलो, ये बात समझ में आई क्या बच्चों? यस सर। ठीक, एक सवाल और लिखो। एक सवाल और लिखो। लिखो कि हाउ मैनी ml of how many ml of 0.2 molar how many ml of 0.2 molar acidified KMnO4 is required? Acidified KMnO4 is required to react completely with 50 ml to react completely with 50 ml of
0.5 मोलर FeSO4। जीरो 0.5 मोलर FeSO4। पहले बताओ किसकी किसकी रिएक्शन हो रही है? KMnO4 and FeSO4. किसकी किसकी? यानी पोटेशियम परमैंगनेट और FeSO4। KMnO4 अगर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सब लोग जानते हैं, तो FeSO4 किसकी तरह के काम करेगा यहाँ पे? रिड्यूसिंग एजेंट। हाउ मेनी ml? हाउ मेनी ml मतलब यहां पर वॉल्यूम निकालना है क्या, कितना वॉल्यूम। और एक बात देखो, 0.2 मोलर मतलब इसकी मोलैरिटी दे रखी है 0.2 m, ठीक। और साथ में दिया है कि जो FeSO4 है वो कितने ml है? 50 ml। और इसकी मोलैरिटी कितनी है? 0.5 मोलर। अगर ये दोनों लोग रिएक्ट करेंगे तो दोनों के इक्विवेलेंट जल्दी बताओ क्या होंगे? बोलो। इक्वल होंगे। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ FeSO4। कर दें ऐसा? बताइए। अब देखो यहाँ वॉल्यूम दिया है, तो जब बेटा वॉल्यूम दिया हो तो एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का, तीसरा वाला, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। और यहाँ तो मोलैरिटी दी है, तो मोलैरिटी इनटू n फैक्टर 5। वॉल्यूम निकालना है ml में, मान लो मिली इक्विवेलेंट बराबर कर दे, ml में वॉल्यूम चाहिए तो मिली इक्विवेलेंट बराबर कर दो डायरेक्टली ml में रख के। वॉल्यूम की जब भी बात ml में हो तो मिली इक्विवेलेंट, वॉल्यूम लीटर में हो तो इक्विवेलेंट। भैया मोलैरिटी 0.5, बताओ इसका एन फैक्टर बता सकता है कोई FeSO4 का? बताओ कोई बच्चा, बताओ एन फैक्टर बता सकता है? वॉल्यूम तो दिया चलो 50, कौन बताएगा इसका एन फैक्टर क्या होगा? यहां पर एन फैक्टर रखना, क्योंकि मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर बता होता था नॉर्मेलिटी। बताओ एन फैक्टर। 2 नहीं, फिर कर दी गलती। तुमने ये देखा कि सॉल्ट है, तुमने ये देखा कि ये सॉल्ट है, भैया इसमें Fe+2 से Fe जाएगा Fe+3 में, तो 2 से 3 चेंज 1 का, यानी एन फैक्टर हुआ 1। FeSO4 जब टाइट्रेशन में आता है तो उसका एन फैक्टर 1 होता है, दिमाग में बिठा लो, इसलिए सब सवाल करा रहे हैं हम। तो तुम्हारा दिमाग एग्जाम में चलेगा नहीं, तुम सोचोगे सल्फेट पे -2 तो Fe पे +2। अरे भैया साल्ट की तरीके थोड़ी काम कर रहा है, यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके काम कर रहा है। और रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। अब देखो सल्फर यहाँ +6 पे है, 6 से ज्यादा जा नहीं सकता, Fe जा सकता तो सिर्फ Fe जाएगा, और Fe जाएगा तो चेंज 1 का होगा। चलो बताओ आंसर वॉल्यूम ml में कितना आएगा? सब लोग फटाफट देखो कितना आएगा भैया। हैं? 25 आएगा। Yes, sir. चलो भाई बताओ।
सब लोग बताओ सॉल्व करके आंसर कितना आएगा भाई? Sir, 25 25 ml. 25 आएगा? Yes, sir. चलो Yes, sir. एक सवाल लिखो अब। फाइंड, अब तुम लोग करके बताओगे ये सवाल। कॉपी पे सवाल लिखो। फाइंड वॉल्यूम ऑफ फाइंड वॉल्यूम ऑफ 2 मोलर HNO3। 2 मोलर मतलब 2 मोलर का क्या मतलब हुआ, कौन बताएगा? Molarity 2. Molarity 3. Find volume of 2 molar HNO3 required to convert 8 gram of ferrous iron into ferric iron. 8 gram of ferrous iron into ferric iron. If HNO3 is converted to NO, if HNO3 is converted to NO, बताओ। बिल्कुल भैया, यही रिडॉक्स पर बेस्ड सवाल है। बताओ, आंसर बताइए सब लोग। बहुत सारे बच्चों ने आंसर बताए, देखते हैं क्या आंसर बताएं। क्वेश्चन रिपीट कर दें। तान्या, क्वेश्चन नहीं नोट किया बेटा? फाइंड वॉल्यूम ऑफ 2 मोलर HNO3 required to convert 8 gram of ferrous iron into ferric iron if HNO3 is converted to neutral molecule.
बताओ भाई बच्चों, क्या आंसर होगा? सर कितना पढ़ा दिया? कौन बोल रहा बेटा? सर मेरा नेट नहीं आ रहा था। कौन बेटा? अदिति। अदिति बेटा, आप तो वीडियो देखना आप, या किसी से नोट्स ले लेना, फिर डिस्कस कर लेना, और कोई तरीका नहीं है। इकरा, क्या आंसर आ रहा तुम्हारा? सर अभी नहीं आया। अभी नहीं आया, कब आएगा फिर? हैं, बताओ, कब आएगा कि नहीं आएगा? आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बताओ भाई, बोल ही नहीं सर रही। ट्राई कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। तो ट्राई करो, कितना ट्राई करोगी? जल्दी बताओ फटाफट। भैया देखो, कैलकुलेशन तो होती है, बाकी लॉजिक बहुत इजी है। सब लोग बताओ। चलो सॉल्व करो भाई, बताओ। अभी तक किसी बच्चे ने आंसर नहीं बताया। सर कहाँ दिक्कत हो रही बताओ? कि 16 एवर बताया देवांश ने और 16 बताया शिवांशु ने, उसके अलावा अभी तक किसी ने नहीं बताया। भैया कहाँ दिक्कत हो रही है तो बताओगे, तब तो हम समझ पाएंगे। सर इसको समझा दीजिए इस क्वेश्चन को सर। कुछ समझाना ही नहीं है यार, यही करना है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन सब अपने आप कह रहा है कि क्या करना है हमारे साथ। कोई नया सवाल थोड़ी दिया भाई। क्या सवाल कह रहा था बताओ? पहली बात तो एक बात कह रहा है, तुम सवाल की दो खास बातें पकड़ो। कौन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये खास कर पकड़ना होता है। तो देखो, अगर तुम सवाल देखो तो Fe जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि Fe+2 कहां जा रहा है। देखो फेरस कहां जा रहा है, फेरस जा रहा फेरिक में, यानी Fe+2 कहां जा रहा है, जल्दी बताओ। Fe+3। ठीक। और दूसरी बात एक कह रहा है कि HNO3 जा रहा है NO में। ये देखो, ये तो कह रहा नाइट्रोजन यहां है +5 में, यहां पे है +2 में। देख के बताओ, यही तो है। यस सर। यस। अब जरा समझने का प्रयास करो। यानी कि Fe+2 और HNO3 की रिएक्शन हो रही है, इन दोनों के इक्विवेलेंट कर दो बराबर। तो सीधी बात, इक्विवेलेंट ऑफ HNO3 इक्विवेलेंट ऑफ Fe+2।
अच्छा, इसके बारे में HNO3 के बारे में क्या दिया गया है? 2 मोलर, मोलैरिटी 2 है, तो बताओ HNO3 का एन फैक्टर क्या 3 नहीं हो जाएगा? 5 से 2 में गए तो चेंज 3 का, तो मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर नॉर्मेलिटी आ गया, वॉल्यूम निकालना है V मान लिया। अब देखो जरा, इसका वेट दिया 8, जब वेट मालूम हो तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वो 56 आ जाएगा, इनटू एन फैक्टर, जब +2 से +3 गया तो एन फैक्टर 1। चलो सॉल्व करो, मुझे लगता है आंसर आएगा 8/56 इंटू 6, ये आंसर होगा। अब तुम देखो इतना आंसर आ रहा तुम्हारा तो सही है, किसी का आ रहा था ये आंसर? तान्या तुम 16 बता रहे थे, ऐसे ही किया था तुमने? देवांश ऐसे किया था बेटा? बोलो भाई, ऐसे ही किया था? सॉल्व कर लो जो आंसर आए। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई क्या? यस सर। भाई क्या टफ था इसमें, हमको बताओ तुम लोग, क्या टफ था? कुछ टफ था? नो सर, कल हो रहा था। कैलकुलेशन से बेटा बच्चों को तो फिर बात कैसे बनेगी? प्रगति तुमको समझ में आया? इकरा तुम्हारा नहीं आया था? सर आ गया समझ में। अब तो आ ही जाएगा, सॉल्यूशन के बाद तो सब सवाल आ जाते हैं। जब सॉल्यूशन सामने हो तब तो तुमको फिर MBBS की बायो भी समझ में आ जाएगी, है ना? गलत कह रहे हैं? नहीं सर सही कह रहे। जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन सामने हो तब तो समझ आ ही जाएगा, खुद सॉल्व करना आए वो तो चीज है। चलो अब बेटा हेडिंग डालो थोड़ा सा, नॉर्मेलिटी के बारे में मैंने तुमको बताया था सॉल्यूशन में, तो कोई बच्चा बता सकता है नॉर्मेलिटी क्या थी? नॉर्मेलिटी था नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, याद है? देखो बेटा फिजिकल कनेक्टेड है, इक्विवेलेंट निकालना यहां भी है, तुमसे नॉर्मेलिटी भी पूछ सकता है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालना जानते हो, सॉल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, नॉर्मेलिटी आ जाएगी। हेडिंग लगाओ नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन, नॉर्मेलिटी ऑफ, अब तुम लोग बताओ, मोल में तुमको सिखाया था भैया डाइल्यूशन क्या होता है? क्या होता है डाइल्यूशन? मान लो कोई बर्तन में सॉल्यूशन था तुम्हारे पास, नॉर्मेलिटी मान लो इसकी N1 थी, इसका वॉल्यूम V1 था, बाहर से पानी मिलाना, याद है? मोल में सिखाया था, बाहर से सॉल्वेंट मिलाना क्या कहलाता था? बोलो क्या कहलाता था बाहर से सॉल्वेंट मिलाना? डाइल्यूशन। ठीक, अब होता क्या है कि मान लो आपने सॉल्वेंट में बाहर से पानी मिला दिया, तो नई नॉर्मेलिटी मान लो N2 हो गई और वॉल्यूम मान लो V2 हो गया। तो बताओ क्या सॉल्यूट चेंज करेगा? जितना सॉल्यूट पहले था उतना ही सॉल्यूट पहले यहां भी रहेगा। याद करो मोल में एक बात बताई थी कि डाइल्यूशन में कभी सॉल्यूट चेंज, बोलो, बताई थी? करता है कि नहीं करता? नहीं होता, नहीं चेंज नहीं होता। तो क्या ऐसे कह सकते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन, यानी डाइल्यूशन के पहले जितना था, इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट आफ्टर डाइल्यूशन, ऐसे लिख सकते हैं क्या? अब नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम मालूम हो तो नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट ही तो ग्राम इक्विवेलेंट होता है।
तो डाइल्यूशन के लिए एक फॉर्मूला यहां पर आ जाता है N1V1 बराबर N2V2। याद करो मोल में यही फॉर्मूला क्या था, याद करो क्या था फॉर्मूला, M1V1, याद है? बोल ही नहीं रहे हो यार तुम लोग। यस सर। M1V1 बराबर क्या था, M2V2 अपॉन V। सीधी सीधी बात, नॉर्मेलिटी के टर्म्स में अगर आप पानी मिला रहे हो तो बाद की नॉर्मेलिटी पूछ दे तो भी टफ नहीं है। फॉर्मूला बस m की जगह n हो जाता है, फॉर्मूला बन जाता है N1V1 बराबर N2 इंटू V2। फटाफट नोट कर लो इसको। ये टाइट्रेशन वाले सवाल फिर से जितने सवाल मैंने कराए हैं प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। 3-4 सवाल आते हैं टेस्ट में यहाँ पर, क्योंकि भाई यहाँ 20-25 सवाल आ रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से यहाँ पर जब आपका टेस्ट होगा रिडॉक्स का 3-4 सवाल आपको देखने को मिलेंगे इस पे। निश्चित है पेपर आउट बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस पार्ट से सवाल ना हो, ये इक्विवेलेंट बराबर करने वाले पार्ट से। ठीक है भाई, नोट कर लिया? यस सर। यस सर। तो डाइल्यूशन का मतलब जितना सॉल्यूट पहले था उतना सॉल्यूट बाद में रहे, जितना ग्राम इक्विवेलेंट पहले था उतना ग्राम इक्विवेलेंट बाद में रहे। अब देखिए एक कल केस आपको एक और पढ़ाएंगे नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग वाला। नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग पढ़ाने के बाद कुछ स्पेशल सवाल मैं अपनी तरफ से कराऊंगा, तरह तरह के 2, 4, 5, 7 सवाल। बाकी आपका ये चैप्टर पूरा है, आप टेस्ट देने के लिए बिल्कुल तैयार है। टेस्ट कब है आपका? 22 को। यस सर। यानी आज की क्लासेस के बाद कितनी क्लासेस हैं? 3 क्लासेस। कितनी क्लासेस हैं? 3 क्लासेस है। तो ऑलमोस्ट मान लो 2 क्लास तो हम बहुत अच्छे से आपका प्रैक्टिस कराने के लिए आपको ले लेंगे, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएं। ठीक, जितना इसमें आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन से आप लोग डरते भी हैं। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। तो डाइल्यूशन का मतलब जितना सॉल्यूट पहले था, भाई बाहर से आप सॉल्वेंट मिला रहे हो ना, तो जितना सॉल्यूट पहले था उतना ही रहा, तो सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर रहे। चलिए, दिस इज ऑल फॉर द डे। तो कल फिर मिलते हैं, इसके आगे पढ़ते हैं। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।